हेलो एवरीवन, दिस इज रोशी भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर है क्या कि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और हमारे एक्सेप्शंस क्या क्या होता है, तो उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन, राइजिंग एक्सेप्शन, तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं। और उसके बाद हैंडलिंग, जो एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल किस तरह से किया जाता है, और लास्ट में इसका फाइनली क्या पढ़ेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो समटाइम्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम द प्रोग्राम डज नॉट execute at all, or the program executed but generates unexpected output or behave abnormally. These occurs when there are syntax error, runtime error or logical errors in the code. In Python exceptions are errors that get triggered automatically. However, exceptions can be forcefully triggered and handled through program code. In this chapter we will learn about exception handling in Python programs. यानी कि अगर बात करें इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो समझाया कि ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर बेस्ड है कि जो पाइथन जब हम स्टार्ट करता है, जब भी हम अपने प्रोग्राम्स बनाता है, तो अब आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, ऑब्वियसली बात है, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ एरर्स क्रिएट कर देते हैं। चाहे वो एरर गलती से हुए हो, चाहे फिर अगर हम किसी को कुछ समझाने के लिए जानबूझ के एरर करके दिखा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब भी हमारा प्रोग्राम क्या करता है, कभी कभी या तो कोई आंसर नहीं देगा, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, या फिर जो आउटपुट आना चाहिए था उसकी जगह एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा, या फिर वो जो हमारा प्रोग्राम है वो अनएबनॉर्मली क्या करेगा, एबनॉर्मली बिहेव करेगा, यानी कि जो नॉर्मल आंसर होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर उसे देना चाहिए, वो नहीं देगा। तो ये एरर्स क्यों आते हैं? ये एरर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं ड्यू टू सिंटैक्स एरर। यहाँ पे जैसे कुछ एरर्स दिखा रखे हैं, जिनके नाम यहाँ पे मेजरली लिख रखे हैं, जैसे कि हमारा सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर्स। तो ये सारे हमारे क्या है, वो एरर हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हमारे मेन एरर्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और हम अपने कोड को रन नहीं कर पाते। तो स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स एरर से। सबसे पहला एरर है सिंटैक्स एरर। क्या होता है? Syntax error are detected when we have not followed the rules of the particular programming language while writing a program. These errors are also known as parsing errors. ठीक है, तो syntax error क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ रूल्स होंगे, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उस लैंग्वेज को कम्प्लीटली लिख पाओगे। तो उस लैंग्वेज को, जो आपको प्रोग्राम उस लैंग्वेज में लिख रहे हो, पाइथन में लिख रहे हो, C++ में लिख रहे हो, जावा में लिख रहे हो, जिसमें भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो उस लैंग्वेज में लिखते लिखते अगर आपने उसके रूल्स फॉलो नहीं कर, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। और सिंटैक्स एरर को एरर्स ही कहते हैं। सिर्फ बोलने से आपको समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी रखे हैं, तो वो हम आपको समझाएंगे। तो देखो, सिंटैक्स एरर का दूसरा नाम क्या है? फ्रेजिंग एरर। सो ऑन एनकाउंटरिंग अ सिंटैक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट। यानी कि अगर हमसे सिंटैक्स एरर किया तो हमारा जो इंटरप्रेटर है, यानी कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, जिसमें हमारा जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो रन होकर आंसर देता है, तो वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो वहाँ पे एरर शो करेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में आपका सिंटैक्स एरर है, इस तरीके से। तो राइट, व्हेन अ सिंटैक्स एरर इज एनकाउंटर्ड व्हाइल वर्किंग ऑन अ शेल मोड, पाइथन डिस्प्ले द नेम। ठीक है, जैसे कि हम जब काम करते हैं तो शेल मोड पे जब हम काम कर रहे होंगे, तो अगर हमने कोई सिंटैक्स एरर किया है तो वहां पे हमारा जो पाइथन है वो बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा, हमें पर्टिकुलरली बता देगा कि यहाँ पे आपका ये सिंटैक्स एरर है, वो आपको ठीक करने की जरूरत है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है कि यहाँ पे लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू 10 इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20। देन हमने क्या लगाया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलन लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट, और फिर गुड स्कोर हमने लिख दिया यहाँ पे। पर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर लिखी आ रही है, जो क्या है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। यानी कि जब हमने प्रिंट करने के लिए कुछ भी दिया है तो हमें वहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं, जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, तो वो लगाने पड़ते हैं, पर वो हमें यहाँ पे नहीं लगाए, इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स एरर यहाँ पे रन हुआ, सॉरी शो हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो है कह सकते हैं जो आउटपुट आना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। तो इसे करेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो रिजल्ट है वो अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सिंटैक्स एरर था और ये हमारे पाइथन ने हमें समझाया, बताया, यहाँ पे देखो बकायदा लिख के बता दिया कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसे ठीक करो, तो मैं आपको शो कर दूंगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे देखो लिख के ही दे दिया है कि पहले पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, फिर गुड स्कोर लिखो और फिर उस पैरेंथेसिस को क्लोज करो, तब आपका प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो ये होता है सिंटैक्स एरर की जब आप इस टाइप की मिस्टेक कर दो कि आपने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करा, आपको जो ब्रैकेट या फिर कॉलन या फिर पैरेंथेसिस लगाने थे वो आपने नहीं लगाया, तो वो हमारे सिंटैक्स एरर में आते हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट एरर की, मतलब एरर तो हमारी जो एक्सेप्शंस है वही हमारे एरर्स होते हैं। तो इसे पढ़ते हैं, क्या दिया जाता है, इवन इफ अ स्टेटमेंट और
expression is syntactically correct, there might arise an error during its executions. For example, trying to open a file that does not exist, division by 0 and so on. Such type of error might disturb the normal execution of the program and called exceptions. यानी कि exceptions क्या होती हैं? कुछ इस टाइप के errors कि हमने अपना प्रोग्राम रन किया, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन हमने लिखा, भले ही उसका सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है, जो आउटपुट जनरेट होना चाहिए था उसमें एक करेक्ट आउटपुट जनरेट ना होकर के कोई गलत आउटपुट जनरेट हो जाए या हमें एरर शो हो जाए एग्जीक्यूशन के दौरान। तो वो कब होता है कि वो इस तरह से कि मान लो आपको कोई फाइल ओपन करनी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगी कि ये एक्सेप्शन है जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर आपने किसी पर्टिकुलर नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता, वो एरर शो करेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इस टाइप के जो एरर्स होते हैं जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, प्रोग्राम सही है बिल्कुल, उसका सिंटैक्स बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, तो हमारे एक्सेप्शन कंसीडर होते हैं। An exception is a Python object that represent an error. Exception क्या होता है, जो Python है ना उसमें वो जो error को show करेंगे, error को represent करेंगे, वो हमारे exceptions में आता है। When an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have been arised. यानी कि जब भी हमारे प्रोग्राम को execute करते वक्त कोई भी error create होगी, एग्जीक्यूट किया हमने अपना कोई प्रोग्राम, एक एरर क्रिएट होकर दिख गई हमें, तो वो जो एरर क्रिएट हुई है, जो एरर आई है, उसको हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन राइज हो गई। तो सच एन एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल। तो इस तरह की हमें जो परेशानियां हैं इनको हमें करेक्ट तो करना पड़ेगा ना, इन्हें हैंडल करना आना चाहिए हमें, अदरवाइज हम अपने प्रोग्राम को रन ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो इफ इट इज टू बी नोटेड, सिंटैक्स एरर शोन एट फिगर 1.1 एंड 1.3 इज आल्सो एन एक्सेप्शन। यानी कि ऑब्वियसली बात है, जब सिंटैक्स एरर आई थी तो हमें क्या एरर ही तो देखने को मिली थी, तो एरर एग्जीक्यूट हुई है, चलिए एरर जब हमारी दिखी है, हमें एरर राइज हुई है, तो जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हमें एरर देखने को मिली, तो हम कह सकते हैं कि सिंटैक्स एरर भी क्या है, हमारी एक्सेप्शन ही है। तो एक्सेप्शंस में हमारी सारी टाइप की एरर आती है, तो सिंटैक्स एरर भी क्या हुआ, हमारी एक्सेप्शन हुई। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। तो ये पहला है बिल्ट इन एक्सेप्शन, यानी कि बिल्ट इन एक्सेप्शन यहाँ पे टेबल भी दे रखी है और सारी जितने भी एरर्स हैं उन सबके नाम भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे। कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइंड इन द कंपाइलर इंटरप्रेटर, दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एरर। यानी कि जो एकदम कॉमन एरर्स हैं जो अराइज हो जाती हैं, कोई सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर्स, इस तरह की जो एरर्स हैं, तो वो एरर्स क्या हैं जो यूजुअली हम देखने को मिलती है हमें, तो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है ना, डिफाइन कर देगा कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इसे करेक्ट कर लो। तो इस तरह की जो एक्सेप्शंस हैं, इस तरह के जो एरर्स हैं उन्हें हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस बोलते हैं। पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें क्या है, वो उसमें काफी ज्यादा कलेक्शन है, एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शंस का है। कि पाइथन की जो लाइब्रेरी है, जैसे जिसमें से हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में काफी सारी चीजें पहले से ही है, जैसे कि आपके काफी सारे मॉड्यूल्स भी हैं, तो उसी के साथ साथ उसमें एरर्स भी है कि ये हमारी बिल्ट इन एरर्स जो है, बिल्ट इन एक्सेप्शंस जो है, उसका भी एक एक्सटेंसिव कलेक्शन है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है। तो अब यहाँ पे वो पढ़ते हैं कि वो जो बिल्ट इन जो कह सकते हैं जो एक्सेप्शंस हैं जो पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो पहला दिया हमें नेम ऑफ बिल्ट इन एरर के एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस हैं उनके नाम दिए। पहला है सिंटैक्स एरर, ये कब अराइज होता है, और हाँ ये टेबल अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपको एरर दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सी टाइप की एरर है, तो अगर आपको पता है उसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पता है तो आप उसके नाम लिख सकते हो। नाम लिख दिया, पूछा गया कि इस एरर में होता क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस एरर में, मैंने बोल दिया सिंटैक्स एरर है, तो उसमें क्या होगा, तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि वो क्या सिंटैक्स एरर में होता क्या है। मुझे क्या पता सिंटैक्स एरर में क्या होता है, या फिर लॉजिक एरर में क्या होता है, वैल्यू एरर में क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सिंटैक्स एरर क्या है कि ये तब राइज होती है व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड, यानी कि जो आपने पाइथन कोड लिखा है, कोड लिखने का भी क्या होता है, पैटर्न होता है कि कहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना है, कहाँ पे आपको कॉलन लगाना है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको स्लैश लगाना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह की जो एरर्स हैं, जो सिंटैक्स एरर्स हैं, वो हमारे किस में आएंगी, जब पाइथन कोड को लिखते वक्त अगर आपको इस तरह की एरर करो जिसमें आपने सिंबल्स इंक्लूडेड हैं, तो वो आपकी सिंटैक्स एरर में आएंगे।
बात करें वैल्यू एरर की, तो वैल्यू एरर क्या है? इट इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्गुमेंट दैट हैज द राइट डाटा टाइप बट मिसमैच्ड और इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज। यानी कि अगर आपने इस तरह के प्रोग्राम को चलाया जो आपने बिल्कुल सही सही लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड, उसमें राइट डाटा आपने टाइप किया पर आपने उसमें इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज डाल दी। मान लो कि आप बात कर रहे थे नंबर्स की पर वहां पे आपने वैल्यूज डाल दी अल्फाबेट्स, तो वो क्या होगा? आपकी वैल्यू एरर्स में आ जाएगा। उसी के साथ आईओ एरर क्या होता है? आईओ एरर होते हैं यहाँ पे हमारे, इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन्ड। यानी कि इस तरह के प्रोग्राम जो आप क्या करते हो, जनरेट करते हो कि जिसमें आपने एक फाइल स्पेसिफाइड करी है और उस फाइल को अगर आप ओपन ही ना कर पाओ, मान लो वो फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपने क्या किया, उसको ओपन करने की बात कर रहे हो, तो वो जो स्पेसिफिक फाइल है, जो स्पेसिफाइड फाइल आपको दी गई है, यानी कि इट इज रेज्ड व्हेन एक स्पेसिफाइड फाइल में आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो और आपने उसमें ऐसी स्टेटमेंट लिखी जो ओपन ही नहीं हो सकती, तो हमारी आईओ एरर्स में आ जाएगा। कीबोर्ड इंटरप्रेटर क्या होता है? देखो, कीबोर्ड इंटरप्रेटर होता है कि इट इज राइज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम ड्यू टू व्हिच द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्रेटेड बोल दिया, इंटरप्ट। यानी कि कीबोर्ड से तो समझ में आ रहा है कि आपने कीबोर्ड की कीज से कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि इस टाइप की एरर है जब वो तब रेज होगी जब एक्सीडेंटली आप क्या करो, या तो डिलीट या फिर एस्केप की आप प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से, जिसके दौरान क्या होगा, जब एक प्रोग्राम अच्छे से नॉर्मली फ्लो कर रहा था पर वो आपने कोई सी भी की दबा दी तो उसकी वजह से क्या होगा, अब वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो वो जो है प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो जो कह सकते हैं एरर क्रिएट हुई, वो हमारी कीबोर्ड इंटरप्ट में आ जाएगी। इंपोर्ट एरर ये क्या होती है? इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डिफाइन इज नॉट फाउंड। यानी कि अगर एक ऐसा मॉड्यूल जो आप ढूंढ रहे हो, चेक कर रहे हो, आपका रिक्वेस्टेड मॉड्यूल है पर आपको नहीं मिल रहा, तो यानी कि मान लो आपने अपने दोस्त से कोई चीज इंपोर्ट करवाई, ठीक है, अब आपने इंपोर्ट करी तो उसके बाद अब वो आपको फाइल नहीं मिल रही, तो फिर वो आपकी जो रिक्वेस्टेड मॉड्यूल था वो आपने चेक किया, देखा, भरा, कुछ भी किया पर आपको नहीं मिल रही, आपको उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे उस मॉड्यूल को, वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट एरर वाला हमारा एग्जीक्यूशन होगा। यानी कि फिर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको लिखा आएगा कि इंपोर्ट एरर इन फलाना लाइन, जो भी लाइन है जिसमें भी इंपोर्ट एरर आ रहा होगा वो आपको लिख के मिल जाएगा। अब ईओएफ एरर क्या होता है? इट इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल, ईओएफ का फुल फॉर्म है एंड ऑफ फाइल, इट इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब क्या होगा, आप एंड ऑफ द फाइल की कंडीशन में पहुंच गए, आपकी जो फाइल है पर्टिकुलरली आप उसके एंड पे पहुंच गए और आपने जो भी इनपुट डाटा दिया गया था विदाउट रीड करे, उसे आपने पढ़ा भी नहीं और आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए, तो वहां पे जो एरर क्रिएट हो गई कि आपको पता ही नहीं है प्रोग्राम में चल क्या रहा है, तो आप एंड पे पहुंच गए फाइल के, उसके बाद आपको पता ही नहीं कि जो इनपुट डाटा है उसमें क्या था, क्योंकि विदाउट रीडिंग आप वहां पे पहुंचो, तब जो एरर क्रिएट होगी वो एंड ऑफ फाइल में एरर हमारी आ जाएगी, एंड ऑफ फाइल वाली एरर होगी। जीरो डिवीजन एरर, ऑब्वियसली बात है, ऊपर लिखा हुआ था, जब आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर में जीरो डाल दोगे कि आप जीरो से डिवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा कि आपने डिनोमिनेटर में जीरो डाल दिया, मान लो 4 बाय 0 आपने लिख दिया, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, 0 बाय 4 होता, यानी कि 0 न्यूमरेटर में होता और 4 से डिवाइड कर रहे तो ऑब्वियसली बात है 0 आ जाता, पर अगर आपने 4 को न्यूमरेटर में और 0 को डिनोमिनेटर में डाल दिया तो वो फिर वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो नॉट डिफाइंड है, तो इस तरह से फिर वो एरर शो करेगा। इंडेक्स एरर में क्या होता है? इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। यानी कि आपने कोई भी एक नंबर डाला या आपने कोई भी एक स्ट्रिंग डाली और आप उसका इंडेक्स चेक कर रहे हो, मान लो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ सिर्फ 5 नंबर की है पर आपने वहां पे इंडेक्स सर्च मार दिया 7th नंबर का, पर वहां पे तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मान लो आपने नाम डाला कोई भी, मान लो आपने किसी बुक का नाम डाल दिया, चलो मान लो आपने बुक लिख दिया BOO के बुक, अब इंडेक्स एरर में अब आप यहाँ पे देखो बुक में तो सिर्फ 4 ही कैरेक्टर है, 0 1 2 3 है ना, अगर आप काउंट करोगे तो B को आप 0, O को 1, पीछे वाले O को 2 और K को 3 बोलोगे, पर उसके बाद आप इंडेक्स में चेक कर रहे हो, मान लो कि 7th नंबर कौन सा है, तो वहां पे तो वो नंबर ही नहीं है ना, क्योंकि वहां पे बुक तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लेटर्स से बना हुआ है, तो फिर आपको वहां पे एरर देखने को मिलेगी। नेम एरर क्या है कि आपका ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में आता है, जो हम पढ़ेंगे, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में जब आपको नाम डिफाइन ही नहीं होगा, मान लो आपने प्रोग्राम में कोई
मान लो हमने नाम ले लिया XYZ। अब आपने प्रोग्राम में ऐसा कोई भी नाम कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, आपने जहां पे भी नाम लिया ABC लिया, PQR लिया, पर XYZ नहीं लिया। पर अब आप कह रहे हो कि XYZ को एग्जीक्यूट करो, तो एग्जीक्यूट कहाँ से करें, वो तो नाम है ही नहीं प्रोग्राम में। तो उस तरह से क्या होगा, फिर लोकल और ग्लोबल नेम जो हम देते हैं, तो जब वहाँ पे नाम नहीं मिलेगा तो फिर वो नेम एरर आ जाएगा। इंडेंटेशन एरर, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, अक्सर हम कर देते हैं। ये क्या है, इट इज रेज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेंटेशन इन द प्रोग्राम। जब आप क्या करते हो, गलत इंडेंटेशन दे देते हो अपने प्रोग्राम के दौरान में, जो आपने भी खुद भी किया ही होगा कि अगर आप कभी कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, 11th क्लास में भी करेंगे, तो आप गलत इंडेंटेशन दे देते हो, तो फिर वो क्या होता है, हमारा एक इंडेंटेशन एरर शो करता है। टाइप एरर क्या होगा, इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद अ वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। यानी कि आपने मान लो डेटा टाइप दिया था आपने इंटीजर, पर वहां आपने इंटीजर दिया या आपने डेसिमल दिया या फ्लोट दिया, आपने कोई सा भी दे दिया। अब आपने मान लो हमने फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर डेटा टाइप दिया, पर वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने डेसिमल वाली वैल्यूज डाल दी, फ्लोट वाली वैल्यूज डाल दी, तो फिर वहां पे डेटा टाइप तो बदल गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टाइप एरर में आ जाएगा। और लास्ट एरर है हमारा ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर है कि जो मैक्सिमम लिमिट थी आपकी एग्जीक्यूशन की, वो आपने मैक्सिमम लिमिट जो थी न्यूमेरिक डेटा टाइप की, वो आपने क्रॉस कर दी। मान लो आपने लास्ट डेटा जो दिया था कि आप न्यूमेरिक डेटा में आप सिर्फ 10 डिजिट्स डाल सकते हो, पर आपने वहां पे 12 डालने की कोशिश करी, 12 डिजिट्स वहां पे आप डालने की कोशिश कर रहे हो, या आपने ऐसा कर दिया, तो फिर वो क्या होगा, वो आपको ओवरफ्लो एरर दिखा देगा कि आपने ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे डाल दी है, तो फिर वो हमारा कर देगा ओवरफ्लो वैल्यू आएगा। अब ये जो हमारा फिगर 1.4 है, ये क्या करेगा, हमारी जो भी बिल्ट इन एक्सेप्शन हमने पढ़ी है कि जीरो डिवीजन एरर क्या होती है, नेम एरर, टाइप एरर, ये सारी हमें शो करके दिखाएगा। तो देखो आप अच्छे से खुद भी देख सकते हो, और बस 1 मिनट, ठीक है, ब्लू कलर में चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है 50/0, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, ये ऐसे हो गया 50/0, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है। तो फिर ये यहाँ पे क्या दिखा देगा आपको, देखो यहाँ पे आपको लिख के दिखा देगा कि ये जीरो वाली एरर है, जीरो एरर है, जीरो डिवीजन एरर, तो फिर ये परफॉर्म नहीं होगा। तो जीरो डिवीजन एरर आपका कॉलन डिवीजन बाय 0, तो इस तरह से आपको एरर शो हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखो दिखा दे यहाँ पे प्रिंट वैर +40। अब ये वैर का टाइप अलग है और 40 न्यूमेरिक है, तो इनका डेटा टाइप अलग है, तो ये भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो नेम एरर क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं नेम एरर यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेम एरर, यहाँ पे आप नेम क्या दिया, आपने वैर दे दिया जो कि डिफाइन ही नहीं है। आप भला वैर प्लस कोई भी नंबर आप यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हो, 40 वैर में कैसे ऐड हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नेम एरर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें दिया है इसके नीचे वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है 10, देखो समझो 10 प्लस यहाँ पे आपने क्या किया, 5 को लिख दिया एज अ स्ट्रिंग, आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये 10 + 5 यहाँ पे नहीं ऐड हो सकता, क्यों, क्योंकि ये टाइप एरर है। कि यहाँ पे टाइप एरर में क्या आ जाएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर, यहाँ पे देखो इंटीजर प्लस स्ट्रिंग। जैसे मैंने कहा कि 10 क्या है, स्ट्रिंग है, 10 एक नंबर है, प्लस आपने क्या किया, स्ट्रिंग। जब भी आप इस तरह से कोटेशन लगाते हो तो फिर वो हमारा स्ट्रिंग में आ जाता है। तो आप भला एक नंबर को, एक इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एरर आपको शो होकर दिख जाएगी। तो हमने समझा जीरो एरर, नेम एरर और टाइप एरर, ये हमने यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं रेजिंग एक्सेप्शंस, यानी कि एक्सेप्शंस यहाँ पे रेज हो रही है, तो उन्हें किस तरह से यहाँ पे चेकआउट करना है। सो each time an error is detected in a program, the Python interpreter raise throw an exception। ऑब्वियस बात है, जैसे ही कोई भी एरर हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हमारा पाइथन जो है वो बहुत स्मार्ट है, तो हमारा इंटरप्रेटर फटाफट से वो एरर हमारे मुंह पे फेंक के मारेगा कि देखो जी ये एरर आपने करी है, मैं आपका प्रोग्राम रन नहीं करने वाला, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बाहर में जाओ आप लोग। तो इस तरह से वो हमें क्या करेगा, हमारी जो भी एरर है वो हमारे मुंह पे फेंक देगा। फिर वो क्या करेगा कि एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिजाइन्ड टू एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज रेज्ड। यानी कि अब हमने ठीक है गलती तो कर दी, पर अब इंसान भी कुछ कम नहीं है, उसने क्या किया, अपने लिए एक्सेप्शन हैंडलर्स बनाए कि उसने ये इस तरह से एग्जीक्यूट किया, इस तरह से डिजाइन किया कि जब भी कोई एक्सेप्शन क्या हो, रेज हो, तो हमें उसके बारे में पता चले, एक्सेप्शन हैंडलर्स उसे करेक्ट करे और फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो, एग्जीक्यूट हो। सो प्रोग्रामर कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शन, यानी कि प्रोग्रामर सब जानबूझ के फोर्सफुली भी एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं इन अ प्रोग्राम यूजिंग द रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट।
Once an exception is raised, no further statement in the current block of code is executed. जैसे ही हमारी कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगी, जैसे ही कोई एरर शो हो जाएगी, एरर रेज हो जाएगी, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो आगे क्या हो जाएगी, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगी. सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्रामिंग एंड जंपिंग टू द पार्ट ऑफ प्रोग्राम. यानी कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, जैसे ही कोई एक्सेप्शन यहाँ पे रेज हुई, तो उसका मतलब क्या है कि आपने नॉर्मल फ्लो जो था हमारे प्रोग्राम का वो आपने डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, और आप क्या हो गए, जो आपका प्रोग्राम था उसे आप जंप आउट हो गए, आपने प्रोग्राम को वहीं पे खत्म कर दिया क्योंकि वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा. तो अब हम इसे फिर एग्जीक्यूट करवाएंगे जैसे. तो पहला है द रेज स्टेटमेंट. इसमें क्या है, द रेज स्टेटमेंट कैन यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन. रेज स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि इसमें कोई एरर है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो अगर आपको ऐसा दिखाना है कि अगर ये एरर आती है, तो आप दिखाना चाहोगे कि आप अपने प्रोग्राम में दिखाना चाहते हो कि जैसे ये एरर आया तो आप बता दो हमें कि आप एक्सेप्शन को रेज करके उसके नाम के साथ बताओ कि ये एरर आई है. तो रेज स्टेटमेंट हम यूज करते हैं. ये देखो, रेज स्टेटमेंट इज यूज्ड, द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन. ये बताने के लिए कि यहाँ पर पर्टिकुलर चीज में एक्सेप्शन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेज स्टेटमेंट का यूज करते हैं. इसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है, तो ये इसका जो पैटर्न है वो आप अच्छे से याद रखना कि रेज एक्सेप्शन का नाम और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, तो उसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा. अब ये हम सिर्फ ऐसे पढ़ के तो नहीं समझ सकते, आपको एग्जांपल भी चाहिए. तो देखो एग्जांपल पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है रेज एक्सेप्शन उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड. यानी कि जैसे ही कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो आप उसे लिख के दिखाओ कि एक्सेप्शन आई है, तो आपको क्या लिखना है उसमें, उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड, कि एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ गई. इसके बाद अगर बात करें, सो द एरर डिटेक्टेड मे बी बिल्ट इन एक्सेप्शन और मे बी अ यूजर डिफाइंड वन. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्ट इन एक्सेप्शन है जो हमने टेबल में पढ़ी, वो एक्सेप्शन भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, यानी कि जो यूजर ने डिफाइन करी एक्सेप्शन, एक इस टाइप की एक्सेप्शन भी हो सकती है. सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल गिवन इन फिगर 1.6 एंड दैट यूजेस द रेज स्टेटमेंट टू अ रेज बिल्ट इन एक्सेप्शन कॉल्ड इंडेक्स एरर. यानी कि अब यहाँ पे 1.6 में यहाँ पे हमें एक एरर शो कर रखी है, जो यहाँ पे हमारी क्या है, इंडेक्स एरर है, और ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसके रेज स्टेटमेंट का यूज करके एक्सेप्शन को शो करना है. तो एग्जांपल में क्या दिया, हमने नंबर्स लिए हैं 40, 50, 60 एंड 70, और लेंथ हमने क्या टाइप कर दी, 10 टाइप कर दी. यहाँ पे लेंथ क्या टाइप करी हमने, 10. सो इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ नंबर्स रेज इंडेक्स एरर और प्रिंट नो एग्जीक्यूशन एल्स प्रिंट लेंथ. यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर्स हमने टाइप कर दी 40, 50, 60, 50, 60, 70. लेंथ हमने क्या टाइप करी, इज इक्वल टू 10 तक हमने टाइप करी. अब हमें बोला कि अगर हमारी लेंथ के जो नंबर्स है, नंबर्स की लेंथ से बड़ी है, यानी कि लेंथ में, नंबर्स में कितनी लेंथ है, 1, 2, 3, 4, नंबर्स की लेंथ क्या है, 4. तो अगर हमारी लेंथ हमने दी है 10 के बराबर, तो अगर लेंथ हमारी नंबर से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, एक रेज करेंगे इंडेक्स एरर को, और प्रिंट क्या करेंगे, नो एग्जीक्यूशन. अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ है उसको हम प्रिंट कर देंगे. तो जो हम ट्रेस बैक करेंगे, सो मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, यहाँ पे क्या होगी, रेज हो जाएगी इंडेक्स एरर. क्यों, मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और इसकी ठीक है. अब देखो यहाँ पे बोला है कि नंबर्स हैं, नंबर्स में अगर हम लेंथ देखें तो क्या है, 1, 2, 3, 4, नंबर्स की लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई. अब यहाँ पे लेंथ इन्होंने कितनी दी है, लेंथ इज इक्वल टू इन्होंने दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पे बोला है कि अगर लेंथ क्या है, यानी कि ये लेंथ अगर ग्रेटर है लेंथ ऑफ नंबर से, तो आप क्या करो, यहाँ पे शो करो आप रेज इंडेक्स एरर प्रिंट नो एग्जीक्यूशंस. तो यहाँ पे हमें इस तरह से परफॉर्म करना है. तो देखो लेंथ पहले क्या आएगी, 1 मिनट यहाँ पे शो करते हैं. तो अगर हमारी लेंथ ग्रेटर है लेंथ ऑफ नंबर से, लेंथ कितनी थी हमारी 10, जो कि ग्रेटर है, ऑब्वियसली बात है हमारी लेंथ जो नंबर्स की है वो कितनी है, 4 है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेज करेंगे अपने इंडेक्स एरर हम रेज करेंगे, और क्या प्रिंट करेंगे, नो एग्जीक्यूशन हम प्रिंट करेंगे. अदरवाइज अगर ये क्या है, ये ग्रेटर नहीं है, तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, लेंथ प्रिंट कर सकते हैं. पर यहाँ पे अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ क्या है, यहाँ पे 10 दे रखी है, एंड 10 इज ग्रेटर देन 4, ऑब्वियसली बात है. तो ये क्या है, करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स एरर यहाँ पे शो हो जाएगी. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. तो ये यहाँ पे हमें शो किया गया था. अब बात करें अपनी, ये हटाते हैं, अब बात करते हैं अपने असर्ट स्टेटमेंट की. ये असर्ट स्टेटमेंट क्या है, अच्छा देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो हमारा सिंटेक्स एरर था यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर बस, 1 मिनट, ज़्यादा ऊपर आ गए, ठीक है.
अरे तो आपको दिख ही गया। तो चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन जो अक्सर आ जाता है वन शॉट में, सॉरी वन वर्ड आंसर्स में या फिर एमसीक्यू में, कि सिंटेक्स एरर को हम क्या बोलते हैं, पार्सिंग एरर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना कि सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो नोन एज पार्सिंग एरर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं एक आधा नंबर में या एमसीक्यूज में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो मुझे याद आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखो अब यहाँ पे हम एजर्ट स्टेटमेंट देते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो एजर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, द एजर्ट स्टेटमेंट इन द पाइथन इज यूज्ड टू, किस लिए यूज होता है, एजर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड, कलर चेंज करते हैं, इसका रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू ठीक है। द एजर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड। यानी कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, उसको हम रन कर रहे हैं, तो उसके दौरान, उसे रन करने के दौरान हम टेस्ट करते हैं कि ये जो प्रोग्राम कोड है किस तरह से काम कर रहा है, या कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट तो यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही, कोई गलत रिजल्ट तो नहीं आएगा, तो उसके लिए यूज होता है। सो द सिंटैक्स फॉर एजर्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो सिंटैक्स है हमारा एजर्ट स्टेटमेंट के लिए, वो ये वाला है जो यहाँ पे हमने लिख के दे रखा है। क्या है हमारा, एसर्ट, एक्सप्रेशन और जो आर्गुमेंट आपको पास करना है वो। तो इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं। क्या दिया है, प्रिंट यूज ऑफ एजर्ट स्टेटमेंट। तो ये तो ऑलरेडी प्रिंट होकर आ जाएगा, आपके प्रोग्राम में रन होकर आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे हमें दिया है कि डिफाइन, यानी कि डेफ नेगेटिव चेक नंबर, यानी कि नेगेटिव चेक नंबर आया तो आपको उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एसर्ट नंबर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी दोनों चीजें दे रखी हैं कि अगर हमारा नंबर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, यानी कि या तो 0 है, अगर 1 2 3 4 कुछ भी, यानी कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो क्या है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, एजर्ट कर दोगे नेगेटिव नंबर को, उप्स नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे अब ये इसकी एक प्रोग्राम रन करने के लिए दे रखा है कि प्रिंट क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। तो अब हमने प्रिंट कराया नेगेटिव चेक 100, एक नंबर डाला हमने 100 और दूसरा नंबर डाला हमने -350 नंबर डाला। तो ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव नंबर चेक करेंगे तो कौन सा आया, 350। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रिंट हमें क्या करना है, नंबर इंटू नंबर, और हमें यहाँ पे ध्यान रखना था कि अगर नेगेटिव नंबर है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, उप्स नेगेटिव नंबर, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो वो हम रन करके नहीं देंगे। तो प्रोग्राम जैसे ही हम रन करेंगे तो सबसे पहले क्या आया, प्रिंट वाली स्टेटमेंट आई, यूज ऑफ एजर्ट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आया, जो नंबर इंटू नंबर था, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो उसमें 100 इंटू 100 किया हमने जब, तो क्या आंसर आया, ये वाला आ गया। उसके बाद अगर हम देखें अपना जो हमारा ये वाला था एजर्ट स्टेटमेंट, जिसमें हमारा -350 तो वो यहाँ पे दे रखा है प्रिंट नेगेटिव चेक -350, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि अगर नेगेटिव नंबर आता है तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम उप्स सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उप्स नेगेटिव नंबर अकर हो गया। तो ये चीज हमें यहाँ पे शो करनी थी। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अजर्शन एरर, अजर्शन और एरर उप्स नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमने अजर्ट कर दिया था वो हमें बता देगा कि यहाँ पे ये वाली एरर है, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये इसलिए यूज होता है। बात करते हैं, एरर तो आ गए, ठीक है, एरर आ गया, हमने कोई गलती कर दी, ये हो गया वो हो गया, पर अब उसे हैंडल किस तरह से करें, नेगेटिव नंबर आ गया, 0 से डिवाइड कर दिया, तो ये सब एरर तो आ गए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, पर हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, हमें चलाना है अपने प्रोग्राम को, तो उस तरह से उसे हैंडल किस तरह से करें। सो ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम crashing abruptly. This is done by writing additional code in a program to give proper message to or instruction to the user on encountering the exception. This process is known as exception handling. यानी कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम रन किया उसके दौरान कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई भी प्रोग्राम हमारा रन नहीं हुआ या एग्जीक्यूट नहीं हुआ या एग्जीक्यूट हुआ पर एक नॉर्मल आंसर नहीं आया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब उसको हैंडल करने के लिए जब हम क्या करते हैं, कुछ एनकाउंटर्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ी है, तो हमें समझ में आ गया कि अलग अलग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, पाइथन, C++, जावा, रूबी एक्सेट्रा, तो इन सबके जो मेथड्स हैं वो अलग होते हैं, पर एक बेस तो सबका सेम ही होता है कि एरर जनरेट होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। सो पाइथन कैटेगराइज एक्सेप्शन इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स सो दैट स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर्स कोड टू हैंडल दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टाइप। यानी कि पाइथन क्या करता है, कैटेगराइज करता है अपनी जो भी उसके एक्सेप्शन है, चाहे वो रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है या सिंटैक्स एरर है, तो इन सारी चीजों को क्या करता है, वो कैटेगराइज करता है और सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हैंडल कर सकते हैं ताकि कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट ना हो, और अगर एक्सेप्शन क्रिएट होती भी है तो हम उसे रन कर सकें। तो एक्सेप्शन हैंडलर्स क्या करते हैं, अपने जो भी मेन लॉजिक्स होते हैं उनको सबको सेपरेट करते हैं और सारी एरर्स को अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें हैंडल करने की कोशिश करते हैं। द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक ऑन द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द एरर हैज अकर्ड। अब जैसे हमने देखा कि जब भी हम कोई अपना रन करते हैं प्रोग्राम को, तो वहां पे क्या लिख के आ जाता है कि लाइन 1 या लाइन 2 या इस
किस पर्टिकुलर में यहाँ पे पैरेंथेसिस की एक्सेप्शन है या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की एक्सेप्शन है, तो वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जैक्ट ट्रैक रखता है कि किस पोजीशन पे कोई भी एरर अकर हुई है। तो ये भी हमारे लिए एक फैसिलिटी है। उसके साथ साथ लास्ट क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन एक्सेप्शन, यानी कि जो एक्सेप्शन हमारी पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि हमने देखा सिंटेक्स एरर, आईओ एरर, लॉजिक एरर, ये वाली जो एरर्स थी हमारी, या फिर जो हमारी मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये सारी बिल्ट इन एक्सेप्शंस थी। तो चाहे वो या फिर किसी यूजर ने अगर कोई एरर क्रिएट कर दी, तो वो दोनों ही एक्सेप्शन जो हमारा पाइथन है वो हैंडल कर लेता है। तो अब प्रोसेस फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस, ये जो एक्सेप्शंस हमने क्रिएट करी हैं, तो उनको हैंडल करने का प्रोसेस क्या होता है, तो उसे देखें। पहली बात तो एक्सेप्शन में आएगा क्या, कि अगर आपने कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, तो वो पहले बात तो आपके पास पहुंचनी चाहिए। तो यानी कि हमारा पाइथन क्या करता है, उन एक्सेप्शंस को थ्रो करता है आपके पास, कि हाँ उसने प्रोग्राम को बता दिया कि यहाँ पे पर्टिकुलरली एरर, एक मिनट, यहाँ पे पर्टिकुलर एरर क्या है, यहाँ पे क्रिएट हो गई है, तो वो एरर पहले थ्रो करेगा। फिर थ्रो करने के बाद अब उसे कोई कैच करने वाला भी होना चाहिए। तो तब वहाँ पे फिर क्या होता है, अगर आपने एरर बताई है, तो उसके लिए आपको, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्राई ब्लॉक होता है। अगर मैं आपको लैंग्वेज में ही बताऊं, कंप्यूटर लैंग्वेज में, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक होता है। वो क्या करता है, हमारे जितने भी एरर्स हैं उन सबको बताता है। और एक एक्सेप्ट ब्लॉक होता है जो उन सारी एरर्स को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद क्या करता है कि अब यहाँ पे इसको हैंडल कैसे करना है, तो वो एक्सेप्ट जो ब्लॉक है वो करेगा। तो ट्राई ब्लॉक ने हमारी एरर को पकड़ा, कैच किया, और उसने क्या किया, थ्रो कर दिया एरर को एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, अब यहाँ पे डिफाइन करेगा कि कौन सी एरर यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। सो थ्रोइंग एन एक्सेप्शन किसका काम है, ट्राई ब्लॉक का। और इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी आपके एबनॉर्मली आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, या फिर आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, या आपका एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, तो वो सारी चीजें हमारा ट्राई ब्लॉक देख लेगा। उसके बाद आप अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करोगे। तो यहाँ पे ये टेबल में यही चीजें बता रखे हैं कि आप किस तरह से सारी चीजों को परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कैचिंग एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन को कैच करने का काम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि इफ यू कॉट, यहाँ पे एक तो आपके पास ट्राई ब्लॉक होगा, और ट्राई ब्लॉक के पास एक्सेप्ट ब्लॉक होगा ही होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक होगा ही होगा। अदरवाइज आपने अपना एरर भेज दिया, ठीक है, पर वो जाएगा कहाँ, अब वो करेक्ट कहाँ होगा, तो उसके लिए एक्सेप्ट ब्लॉक होता ही है। पर अगर एक्सेप्ट ब्लॉक आप नहीं रखोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये होना ही चाहिए। यहाँ पे हर ट्राई ब्लॉक के पास में क्या होता है, एक एक्सेप्ट ब्लॉक होता ही होता है। तो हर ट्राई ब्लॉक के पास क्या होगा, उसका एक एक्सेप्ट ब्लॉक होगा, कि अगर आपने जो भी एरर है, अगर आपने वो थ्रो करी, तो उसे कोई कैच करने वाला भी होना चाहिए। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का जो सिंटेक्स है वो क्या है, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का सिंटेक्स होता है कि जो आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट है उसको आप देख लो, कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरह से आपने 3 लाइनें लिख दी। अब आपको लग रहा है कि लाइन 2 यहाँ पे एरर क्रिएट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपने नंबर 1 या नंबर 2 आपने ले लिए, उसके बाद आप डिवीजन करा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि शायद कोई 0 से इसे डिवाइड कर देगा तो 0 एरर आ जाएगी, या फिर डिवीजन 0 डिवीजन एरर आ जाएगी। तो जिस भी लाइन में आपको लगता है कि एरर आएगी, तो उस लाइन को आप क्या करो, आप उस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। जैसे वो लाइन 1 हो, लाइन 2 हो, लाइन 3 हो, जो भी है आप उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। और फिर ट्राई ब्लॉक में के पास क्या होता है, उसका एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में आप क्या करो, उस एक्सेप्शन का नाम डाल दो, कि यहाँ पे चाहे 0 एरर हो, या आपकी वैल्यू एरर हो, या फिर आपका मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर हो, जो भी एरर हो आप उसका नाम डाल के क्या कर सकते हो, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर अगर आपको किसी एक्सेप्शन का नाम ही नहीं पता कि वो 0 एरर है, या फिर वो इंडेक्स एरर है, या वो सिंटेक्स एरर है, आपको उसके नाम नहीं पता, तो आप क्या करोगे, तो आपको नाम डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्सेप्शन डालो, यानी कि एक्सेप्ट डालो और अपना कोड लिख दो। उसके बाद चाहे कोई भी एरर आ जाए वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल दे रखा है प्रोग्राम 1-2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना स्टार्ट करेंगे। ट्राई ब्लॉक को यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे अपना प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक। ये हम क्या कर रहे हैं कि हम ये समझाना चाह रहे हैं अपने कोड को, जब भी हमारे कोई कोड पढ़े, जो भी हमने प्रोग्राम रन किया, तो उसको पहले ही पता चल जाए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्राई ब्लॉक की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में अपने जितने भी जो भी हमें लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज हमारा एक्सेप्शन क्रिएट कर सकती है, तो वो सारी चीजें हमने ट्राई ब्लॉक में डाल दी। कि न्यूमरेटर हमने क्या डाल दिया, 50 डाल दिया। डिनोमिनेटर हमने क्या लिया, अपने जो भी हमारा यूजर है उससे ले लेंगे कि इंट इनपुट एंटर द डिनोमिनेटर, ये कर दिया। क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या डाला कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्वेश्चन को। और उसी के साथ साथ दूसरी चीज क्या है कि प्रिंट करेंगे कि डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। पर अब यहाँ पे एरर भी क्रिएट हो सकती है, तो ट्राई ब्लॉक के बाद हमने क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक डाला कि 0 डिवीजन एरर यहाँ पे हो सकती है। कि मान लो कि न्यूमरेटर तो 50 है,
पर अगर हमने इनपुट ले रहे हैं और किसी इंसान ने डिनोमिनेटर की जगह 0 इनपुट दे दिया तो 50/0 क्या हो जाएगा, 0 डिवीजन एरर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में हमने अपने एक्सेप्शन का जो भी डर था वो हमने एक्सेप्शन यहाँ पे डाली, और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा कि जो भी एरर है वो हमें लिख के दे देगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे डिनोमिनेटर है 0 नॉट अलाउड। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटसाइड प्रिंट आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यानी कि यह पूरा जो प्रोग्राम था वो हमारा रन हो गया, और इस प्रोग्राम से हम क्या समझे, ठीक है, प्रैक्टिसिंग ये वाला हमारा वही प्रोग्राम दे रखा है अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो देखो यहाँ पे क्या दिया कि हमने क्या किया, अपने ट्राई ब्लॉक से नंबर डाला, न्यूमरेटर 50 हो गया, डिनोमिनेटर हमने इनपुट मांग लिया, क्वेश्चन हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने की, दोनों को डिवीजन में डाल दिया और प्रिंट कर दिया क्वेश्चन को। प्रिंट अगर हम ऐसे करें कि अगर सही से किसी ने डिनोमिनेटर मान लो 10 डाला होता तो 50/10 5 आ जाता, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाता, जो हमारा क्वेश्चन था वो 5 इजीली प्रिंट हो जाता, प्रिंट लिख के आ जाता कि डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, और उसके बाद एक्सेप्ट में कुछ भी नहीं जाता क्योंकि एरर आया ही नहीं। पर अगर कोई एरर डाल देता यानी कि 0 डाल देगा तो फिर ट्राई ब्लॉक से एरर आ गई ना कि यहाँ पे किसी ने 0 डाल दिया, तो मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन हो गई, तो फिर वो 0 जो है उसके बाद ये एक्सेप्ट ब्लॉक के पास में पहुंच जाता, और एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे क्या करता है, ये प्रिंट करके हमें देता और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि एग्जीक्यूट मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता पर आंसर में आने की जगह हमें ये वाली चीज मिलती क्योंकि आपने एरर क्रिएट करी इसलिए। तो बिल्कुल वही ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी है कि प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर हमारा क्या था, एक्चुअली में हमारा न्यूमरेटर 50 था, हमने क्या किया, एंटर द डिनोमिनेटर, हमारा क्या किया, जो यूजर था उसने 12 डाला, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि 50/12 करेंगे तो एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा, तो डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, और आउटसाइड ट्राई ब्लॉक आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ये यहाँ पे हमारा प्रिंट में था तो इसलिए वो प्रिंट होकर आ गया। पर अगर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई 0 डाल देता तो क्या होता, न्यूमरेटर हो जाता 50 और डिनोमिनेटर डिवाइड में जाता, तो डिनोमिनेटर की जगह हमारे इनपुट में क्या आया, 0। तो अब यहाँ पे क्या होता, ट्राई ब्लॉक से एरर आती एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या बोला था, एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने बोला था कि आपको क्या प्रिंट करना है, डिनोमिनेटर है 0 नॉट अलाउड। तो उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता और कोई भी एबनॉर्मल आंसर नहीं आता, जो हमने प्रिंट करने के लिए कहा था वही प्रिंट होकर आता। अब यूज ऑफ मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉज, अब मैंने कहा कि हर ट्राई ब्लॉक के पास क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक होगा, पर क्या एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक होगा या एक से ज्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, तो यस आप बिल्कुल सही है, ट्राई ब्लॉक के पास, एक मिनट, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के पास एक से ज्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि ट्राई ब्लॉक के पास एक्सेप्ट ब्लॉक होगा या नहीं होगा, जरूरी है होना, तो यस जरूरी है। मैंने आपने बॉल फेंक दी पर कैच करने वाला कोई नहीं है तो फिर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा हमारे एरर को और एक्सेप्ट ब्लॉक से कैच करेगा। तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स यहाँ पे क्या यूज आता है कि मान लो कि अगर आपने एग्जीक्यूट किया, न्यूमरेटर तो आपका 50 था पर डिनोमिनेटर में किसी ने 0 डाल दिया तो वो 0 डिवीजन एरर हो गई। पर डिनोमिनेटर में अगर किसी ने क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रिंग लगा के 10 डाल दिया तो स्ट्रिंग थोड़ी ना जाएगी, या फिर स्ट्रिंग नंबर ना लेकर हम क्या करें, डिनोमिनेटर में किसी ने मान लो यहाँ पे लिख दिया मैथ्स लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या आप 50 को मैथ से डिवाइड करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाली एरर आ जाएगी, ये वैल्यू एरर हो जाएगी आपकी। या फिर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई 0 मैथ या इस तरह से या कुछ और डाल दे, जैसे कि अब वो यहाँ पे कोई सिंबल लगा दे, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो फिर वो क्या होगा, एरर आ जाएगी ना, तो वो वैल्यू एरर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यानी कि सिर्फ इंटीजर्स ही तो आप अलाउ कर पाओगे डिवाइड करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स की जरूरत है कि मान लो कि ना तो आप चाहते हो कि 0 एरर हो और ना आप चाहते हो वैल्यू एरर हो, तो आपको दो तरह का खतरा है यहाँ पे, तो आपने वो दोनों चीजें डाल दी कि आपको एक तो 0 कोई ना डाले और दूसरा कोई इंटीजर के सिवा कुछ और ना डाले, सिर्फ इंटीजर्स की ही डाले ताकि डिवीजन इजीली परफॉर्म हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ट्राई ब्लॉक तो एक ही है, वही सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। एक्सेप्ट में पिछली बार 0 डिवीजन एरर थी, इस बार हमने वैल्यू भी ऐड कर दी, तो इसलिए यहाँ पे हमने दो चीजों का यूज करा। पर अगर आपको क्या हो, अगर आपको जैसे मान लो कुछ और भी एरर आ जाए, 0 हो गई, वैल्यू हो गई, मान लो आपको कुछ और इंडेक्स में एरर आ जाए, तो अब आपको नहीं पता ना कि कितनी एरर आ पाएंगी या कितनी एरर आ सकती हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बस एक मिनट से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे अगर आप बार बार एक्सेप्ट में यहाँ पे वैल्यू एरर 0 एरर ना डालना चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल भी डाल सकते हो। जनरल में आप क्या कर सकते हो कि आपने ट्राई ब्लॉक डाला,
उसके सारे जो भी आपको लग रहा है कि ये एरर दे सकते हैं वो सारी चीजें आपने उसमें लिखी। एक्सेप्ट ब्लॉक में आप वैल्यू एरर डालने की जगह क्या कर सकते हो, आप सिर्फ एक्सेप्ट लिख के क्या कर सकते हो, एक जनरल आप मैसेज भी पास कर सकते हो। यानी कि अगर आपको नहीं लिखना कि वैल्यू एरर है या जीरो एरर है, नहीं बताना ये चीज, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट, और उसके बाद क्या लिख दो, उप्स सम एरर एक्सेप्ट, उप्स सम एक्सेप्शन रेज्ड, तो उसके बाद भी आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसमें आपको मल्टीपल एक्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि हैंडलिंग एक्सेप्शन विदाउट नेमिंग देम, सो एंटर डिनोमिनेटर किसी ने जीरो कर दिया, तो आपको नहीं पता कि वो जीरो डिवीजन एरर है, तो आपने एक जनरल मैसेज दे दिया। मान लो यहाँ पे जीरो डालकर किसी ने यहाँ पे नाम लिख दिया होता, मेरा नाम लिख दिया होता वर्षा, तो यहाँ पे तब भी क्या आता, उप्स सम एरर एक्सेप्ट रेज्ड, यानी कि यहाँ पे फिर वैल्यू एरर ना आकर के क्या आता, ये जनरल मैसेज। या फिर अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन मार्क लिख दिया तो भी क्या आता, आपका जनरल मैसेज आ जाता। तो ये इसलिए यूज होता है। सो ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज, ये क्या है यहाँ पे, आप तो इसे भी समझ लेते हैं। तो ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज सीधा एग्जांपल से ही समझेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो ट्राई में क्या किया आपने, जो भी आपके एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी लाइन आपको एरर दे सकती है वो सारी लाइनें आपने यहाँ पे लिख ली। फिर एक्सेप्ट में आपने डाला कि जीरो डिवीजन एरर ना हो, या फिर एक्सेप्ट में दूसरे एक्सेप्ट ब्लॉक में आपने डाला कि वैल्यू एरर ना हो। एल्स अगर इस तरह की कोई भी एरर नहीं आई तो आप क्या चाहोगे, अगर एरर ना हो, इन दोनों में से कोई भी एरर ना हो तो आप क्या चाहोगे, एल्स लगाओगे और कर दोगे कि प्रिंट कर दो जी डिवीजन जो है वो हो गई है, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज, जो भी आपके क्वेश्चन में आंसर आया होगा वो आप इजीली लिख दोगे। तो एल्स का यूज क्या किया, कि एल्स का यूज हुआ कि या तो एरर नंबर 1 हो जाए या एरर नंबर 2 हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एरर नहीं हुई तो आप क्या करो, सीधा आंसर प्रिंट करो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हैंडलिंग करेंगे हम, तो एंटर क्या किया हमने, डिनोमिनेटर एंटर किया 5, एक मिनट, डिनोमिनेटर एंटर हुआ 5, तो डिवीजन क्या हो गई, इजीली परफॉर्म हो गई, ना तो जीरो एरर आई और ना ही वैल्यू एरर। तो एल्स वाली क्या होगा, यहाँ पे जो प्रिंट थी, जो एल्स वाला जो प्रिंट था वो प्रिंट हो गया, यानी कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या आया हमारा 10.0। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो क्वेश्चन था वो आपका लिख कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर क्या था 50/5, तो 50/5 क्या हो जाएगा 10.0। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक मिनट इसे इरेज करते हैं, इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिया है जो हमारा फाइनली क्लॉज है, फाइनली क्लॉज क्या है, तो इसको भी समझते हैं सीधे एग्जांपल से। तो फाइनली क्लॉज का यूज क्या है, ये क्या करता है, प्रिंट करेंगे हम एग्जीक्यूशन हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, यानी कि यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक भी यूज करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक भी यूज करेंगे, एल्स ब्लॉक भी यूज करेंगे, और फाइनली जो हमारा लास्ट कंक्लूजन है उसका भी यूज करेंगे। तो सिमिलरली हम पहले की तरह करेंगे, ट्राई में हमने सारी चीजें डाल दी कि ये या तो न्यूमरेटर तो ठीक है पक्का हो गया, डिनोमिनेटर में कोई एरर हो सकता है, या प्रिंट करते वक्त यहाँ पे कोई एरर ना हो जाए, तो वो सारी चीजें क्वेश्चन हमने लगा दिया। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है, इनमें से कोई भी एरर क्रिएट करेगा तो वो एक्सेप्ट के पास में चला जाएगा। एक्सेप्ट में कौन सी एरर हो सकती है, जीरो डिवीजन एरर हो सकती है, या फिर एक्सेप्ट में वैल्यू एरर हो सकती है। तो हमने वो दोनों एक्सेप्शंस जो थे, जो एरर क्रिएट करती वो दोनों लिख दी। अगर एरर ना हो तो क्या कर देंगे, एल्स हम कर देंगे, प्रिंट कर देंगे अपने रिजल्ट को, और फाइनली क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया तो हम कर देंगे ओवर एंड आउट। अब यानी कि हम अपने प्रोग्राम जो हमने बनाया वो पूरा हो गया, तो अब हम लास्ट में कहना चाहते हैं भैया खत्म करो और बाहर आ जाओ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। तो इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इजीली यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। अब देखो, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली क्लॉज, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, दोबारा से फाइनली क्लॉज का अगर आप रिकवर कर रहे हो उस चीज को, तो आप किस तरह से करोगे, प्रिंट करोगे प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, एक्सेप्ट ब्लॉक में मान लो आपने जीरो डिवीजन एरर का आपको डर था तो वो आपने लिख दिया। एल्स अगर आपका कोई भी एरर नहीं आती तो आप आंसर प्रिंट करो, और फाइनली क्या कर दो, ओवर एंड आउट कर दो। तो इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे, देखो, प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक, एंटर क्या किया आपने, डिनोमिनेटर मान लो आपने वेर यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। तो जब आपने वेर यहाँ पे डाला तो आपका आंसर तो प्रिंट ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपका ये एक्सेप्शन एरर हो गई। और फाइनली से क्या हुआ, फाइनली अगर आप यहाँ पे फाइनली ना लगाते तो आपका एक्सेप्शन लिख के आ जाता और कुछ और प्रिंट नहीं होता, पर आपने यहाँ पे फाइनली क्लॉज लगाया था तो इसलिए प्रिंट जो है वो ओवर एंड आउट आपको प्रिंट होकर आ जाएगा।
तो फाइनली क्लॉज की हेल्प से क्या हुआ, आपका जो ओवर एंड आउट था वो प्रिंट होकर, इसे इरेज करते हैं, ओवर एंड आउट होकर प्रिंट होकर आ गया। अदरवाइज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, आपने क्या क्या प्रिंट कराया कि आप ट्राई ब्लॉक को प्रैक्टिस कर रहे हो, डिनोमिनेटर में आपने वेर डाला और आपका ओवर एंड आउट प्रिंट होकर आ गया क्योंकि फाइनली क्लॉज में था। पर आपकी एरर क्या जनरेट हुई, आपकी वैल्यू एरर जनरेट हुई कि यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीजर यूज करने की जगह आपने कोई एक वेरिएबल का यूज किया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये एरर यहाँ पे क्रिएट हुई। अब आपके फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक आपका जो भी उसमें लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये फाइनली ना लिखा होता तो फिर आपका जो कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम था वो आधे में ही क्या हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं होता और टर्मिनेट हो जाता। पर आपने फाइनली क्लॉज लगाया था तो इसलिए आपका ओवर एंड आउट भी प्रिंट होकर आया और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। पर अब इस चैप्टर में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमें रन करने हैं, तो वो सारे चैप्टर्स में सॉरी इस चैप्टर के जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स में आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा और ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सारी की सारी थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई, ताकि आप पेपर में अपने सारे आंसर्स ढंग से लिख पाओ, तो ये अच्छा हुआ, इसलिए मतलब आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये एक ऐसा चैप्टर मैंने आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया, थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है और जो कह सकते हैं जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने आपको बुक के सारे प्रोग्राम समझा दिए ताकि आप इजीली समझ सको कि किस तरह से सारी चीजें चल रही हैं। अब जो प्रोग्राम आप खुद से बनाओगे उनमें आपको एक समझ रहेगी और वैसी एक वीडियो मैं भी आपको लाके दे दूंगी, तो इसमें हमने पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।